सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। कि सब बोल रहे थे कि मैम स्कोपस में आर्टिकल कैसे पब्लिश कराएं, क्योंकि आपको पता है आजकल स्कोपस इंडेक्स जो जनरल्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्कोपस कोई जनरल का नाम नहीं है, पहली बात, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। स्कोपस एक डाटाबेस है जो कि रिकग्नाइज करता है बहुत सारे जनरल्स को। अगर कोई भी जनरल ऐसा है जो स्कोपस इंडेक्स्ड है, ठीक है, मतलब स्कोपस के द्वारा वो रिकॉग्नाइज किया गया है जनरल, तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जनरल माना जाता है। ये होता है स्कोपस का मतलब। बहुत एक बच्चे ने मेरे से आगे पूछा था कि मैम स्कोपस जनरल में पब्लिश कराना है, कैसे कराऊं। स्कोपस कोई जनरल नहीं है, पहली बात, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी। दूसरा, आपको पता है कि आजकल डीयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रमोशन के लिए आपको अब आपका जो एपीआई स्कोर है, एपीआई स्कोर में जो पब्लिकेशन है उसमें भी आपका परमानेंट का अगर मैं बात करूँ तो परमानेंट होने के लिए आपको स्कोपस पब्लिकेशन होना ज़रूरी ही है। ठीक है, तो ये नीड ऑफ द आवर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ऑल्सो मेरा एक स्प्रिंजर का जनरल है, सोफिया स्टडीज़ करके उनका वॉल्यूम आता है, उसमें मेरा आर्टिकल जो है अप्रूव हो गया है पब्लिशिंग के लिए। ठीक है। सो ऐसा था कि देखो, मैंने ये आर्टिकल भेजा था सितंबर या अक्टूबर में, शायद 2025 में, और उसको उस बात को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनको कम से कम पब्लिश होने के लिए 1 से 1.5 साल लगता है स्कोपस वाले आर्टिकल्स को। हाँ, आपका जो पब्लिकेशन है वो 5-6 महीने के अंदर रिव्यू होके आ जाएगा। रिजेक्ट होना होगा तो मेरे 2-3 रिजेक्ट भी हुए हैं, मैंने अलग-अलग जर्नल्स में भेजे थे। किसी से उनका थीम रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा था, किसी को टॉपिक नहीं पसंद आया, ठीक है। सो कौन-सा जनरल सेलेक्ट करना चाहिए वो भी बहुत मायने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही टॉपिक था, ठीक है, वही सेम टॉपिक मैंने एक स्कोपस जनरल में भेजा दूसरे वाले में, और वही सेम टॉपिक और आर्टिकल मैंने जब वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो दूसरे सोफिया स्टडीज़ में भेजा, ठीक है, एंड वहाँ पे वो सेम चीज़ एक्सेप्ट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आर्टिकल अच्छा नहीं लिखा या आपका टॉपिक अच्छा नहीं है, आपने जनरल गलत चूज़ कर लिया है, ठीक है, कि जो उनके मतलब रिसर्च एरिया से लाई नहीं करता है, क्योंकि हर जनरल का एक नैरो रिसर्च एरिया होता है जिसके आस-पास जिस थीम के अकॉर्डिंग वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेट्स बिगिन। ठीक है, अप्रूव हुआ है तो आपको अभी पब्लिश जब तक नहीं होता तो आपको कोई वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने कम से कम 3 बारी मॉडिफाई करवाया। ठीक है, अप्रूव होने का मतलब ये है कि पहले अगर वो अप्रूव हो गया, टाइप उनको अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, और फिर वो सजेशन भेजते हैं कि आपको इसमें ये चेंजेस करके दो। फिर उसको दोबारा चेंजेस करके भेजो, फिर उनका वो चेंजेस करने के बाद उनको कुछ और अच्छा नहीं लगता तो कहता है कि ये वाला पार्ट भी चेंज कर दो, या इसमें और सजेशन दे देते हैं। तो वो 2-3 मॉडिफिकेशन तो करवाते ही हैं, स्पेशली स्कोपस इंडेक्स जनरल्स। किसी-किसी का एक मॉडिफिकेशन में भी हो जाता है, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अगर वो मॉडिफाई हो रहा है तो मतलब कहीं आपका वो अप्रूव हो चुका है और आपको वो पब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत रेयर केसेस में मॉडिफिकेशन कर के भी आप देते हो तो लास्ट में वो रिजेक्ट कर देते हैं, 2-3 वो बार ही आपको चांस देते हैं। ठीक है, सो मेरा अप्रूव हुआ है एंड मैंने वो अपने पीएचडी सुपरवाइजर के साथ पब्लिश करवाने के लिए दिया था। सो नॉट माई ऑल क्रेडिट गोज टू हर एज वेल। ठीक है, कि उन्होंने गाइड वाइड किया कि कैसे लिखना है टॉपिक, क्या टॉपिक पे हम लिखेंगे, एंड देन मैंने उसमें एज अ को-ऑथर हेल्प की थी। ठीक है, कि कैसे एक मतलब एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। सो हम आज इसकी वीडियो में 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि स्कोपस का आर्टिकल लिखना कैसे है। पब्लिश करवाना तो सेकेंडरी प्रोसेस है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिसर्च आर्टिकल या आर्टिकल कैसे लिखे पब्लिशिंग के लिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखा पक्का से देख लेना, उसमें मैंने आपको अपना ओरिजिनल आर्टिकल भी दिखाया है। ठीक है, तो जो बाकी जो जनरल्स होते हैं स्कोपस को छोड़ के, ठीक है, तो उनको आपका वो जो फॉर्मेट है वो उस वहाँ पे काम आ जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव मिल जाएंगी, एंड उनमें से एक वीडियो जनरल पब्लिकेशन का भी है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन स्कोपस का आर्टिकल और नॉर्मल जर्नल के आर्टिकल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगी। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आपको पता कैसे लगा कि कोई जो जर्नल है वो स्कोपस इंडेक्स्ड है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको मैं क्या मतलब, आप पहले स्कोपस का जनरल ढूँढोगे या पहले टॉपिक सिलेक्ट करोगे? तो पहले आप टॉपिक सिलेक्ट कर लो कि मेरे को इस टॉपिक पे लिखने का मन है, फॉर इलेक्शंस पे लिखने का मन है, या कश्मीर पे लिखने का मन है, जम्मू कश्मीर के माइग्रेशन पे लिखने का मन है, और टॉपिक सजेस्ट कर लिया। एंड देन इस टॉपिक को, आजकल एआई का ज़माना है तो क्यों ना एआई को यूज़ किया जाए। एआई में कोई भी आप चैट जीपीटी, जेमिनी, जो आपको पसंद है आप यूज़ कर लो। ठीक है, चैट जीपीटी में तो थोड़ा या जेमिनी पे मैं जो थोड़ा ज़्यादा रिलाई करती हूँ अच्छे आउटपुट के लिए। देन आप उसको बोलो कि ये मेरा एक टॉपिक है। ठीक है, अभी आर्टिकल लिखना शुरू मत करो, अभी सिर्फ टॉपिक सोचो। आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे तो गलती कर दोगे कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना शुरू कर
दिया इंट्रोडक्शन, तो वो नहीं करना है अपन को। सबसे पहले हमें टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है एंड चैट जीपीटी में हमें प्रॉम्प्ट डालना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक कौन कौन से जर्नल में पब्लिश हो सकता है, या मुझे ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ जर्नल सजेस्ट करो जहाँ पे मैं ये टॉपिक पब्लिश करवा सकता हूँ। तो 4-5 जर्नल्स ही बोलना उसको प्रॉम्प्ट में, बहुत सारे बोलोगे तो बहुत सारे दे देगा एंड देन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे किसमें कराऊँ। तो बोलना कि 3 to 4 जर्नल्स आप मुझे सजेस्ट करो जो कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स है और ह्यूमैनिटीज़ के लिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मेरे काम आए। आप कॉमर्स की हो, साइंस की हो, तो उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। एआई यूज़ करना सबको आता ही होगा आज के टाइम पे, ठीक है? तो वो आपको 3-4 जनरल्स के नाम दे देगा। अब क्या एआई पे रिलाय कर ले कि हाँ भाई इसने बताया तो सही बताया होगा, नहीं। एआई भी गलतियाँ कर सकता है क्योंकि बहुत सारे जनरल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेडेटरी जनरल्स होते हैं, जो अपने आप को बताते तो हैं कि हम स्कोपस इंडेक्स्ड है, पर वो असली में स्कोपस वाले होते नहीं हैं और बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। आजकल अभी हमारे डीयू के एक प्रोफेसर को मतलब उन्होंने प्रेडेटरी जर्नल में पब्लिश कराया था 1-2 लाख रुपए देके एंड उनके वो पैसे भी डूबे और बाद में पता चला कि वो प्रेडेटरी जर्नल था, सिर्फ नाम का स्कोपस था लेकिन असली में वो स्कोपस नहीं था। मतलब झूठी वेबसाइट थी और वहाँ पे उन्होंने स्कोपस लिख दिया था। तो आपको जनरल के अंदर जाके नहीं चेक करना। आपने 2-3 जनरल लिखे हैं, उसका एक तो आईएसएसएन नंबर लिखा होता है, वो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो या उसके टाइटल वगैरह से भी। कैसे वेरीफाई करोगे वो मैं अभी बताऊँगी, दूसरा पॉइंट ये होगा। और तीसरा प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन क्या होता है? आपने लिख लिया, आपने अपना स्कोपस का जनरल भी ढूँढ लिया, ठीक है, कि मेरे को इसमें पब्लिश कराना है। आप उसको उसमें पब्लिश करवाओगे कैसे? क्या प्रोसेस होता है पब्लिकेशन का? ये मैं आपको 3 चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपने टॉपिक सोच लिया, तो अब सबसे पहले आपने टॉपिक सोच लिया तो आपको वो आपने जनरल ढूँढ लिया। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा टॉपिक जो कि जिस पे आपको लिखना है। दूसरा आपने इस पे स्कोपस का जनरल जो 3-4 एआई ने बताए उनको, उनमें से आपको जो सबसे अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये सच्ची में स्कोपस वाला है भी कि नहीं। कैसे वेरीफाई करोगे? गूगल पे जाओगे, गूगल पे स्कोपस लिखना, बस सिर्फ स्कोपस लिखोगे, जो पहली वेबसाइट आएगी www.scopus.com, इस पे क्लिक करना। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। जैसे आप ओपन करोगे आपको कोई क्रिएट अकाउंट साइन इन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोर्सेज पे जाना, ठीक है। एंड सोर्सेज में जाके आपको देखो यहाँ पे वो बता देगा कि आपको किस नाम से सर्च करना है। अगर आपका ये जनरल जो आप जिसमें लिखना चाहते हो, जिसमें पब्लिश करना चाहते हो, वो यहाँ शो हो गया तो मतलब वो परफेक्ट है, वो सही है और वो ऑथेंटिक है। अदरवाइज नहीं हुआ इसका मतलब वो प्रेडेटरी है। सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से सर्च कर सकते हो, टाइटल के, पब्लिशर के हिसाब से, आईएसएसएन नंबर के हिसाब से। आईएसएसएन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, हर जनरल का एक आईएसएसएन होता है। सबसे ईजी रहता है कि आप पब्लिशर या टाइटल के हिसाब से सर्च कर लो। टाइटल बेस्ट रहता है क्योंकि आपको जनरल का टाइटल यूजुअली पता होता है। अब मेरा जो एरिया ऑफ स्टडीज है वो फेमिनिस्ट स्टडी है, तो मैंने ऑलरेडी एक जनरल यहाँ निकाल के रखा है, आप ऑलरेडी सर्च करके इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स। इस जर्नल में मुझे पब्लिकेशन करवानी है इन फ्यूचर, तो मैंने ये अपने आने वाले टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूंगी कि क्या ये सच्ची में स्कोपस इंडेक्स है या सिर्फ ये क्लेम कर रहा है कि ये स्कोपस इंडेक्स है, क्योंकि टेलर एंड फ्रांसिस ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया जो भी खुद भी एक स्कोपस इंडेक्स है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी टाइटल डाल रखा है, मैंने यहाँ टाइटल डाला, ठीक है। ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। जैसे मैंने इसमें टाइटल डाला और देखो इसके नाम से सेम जनरल यहाँ दिखाने लग जाएगा। एक सेकेंड, फिर से लिख लेते हैं, रिफ्रेश हो गया गलती से, इंटरनेशनल, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं वर्ड लिखती रहूंगी ना वो रिकमेंडेड भी करता रहेगा कि हाँ सही सर्च कर रहे हो। फेमिनिस्ट, सॉरी, फेमिनिस्ट, देखो आ गया ना थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स। तो यही सेम जर्नल था और वो यही सेम नंबर हमको यहाँ मिल गया। यहाँ से आप डायरेक्ट इस पे ये देख सकते हो कि इसका साइट स्कोर क्या है, कितने लोगों ने साइट किया है, परसेंटाइल, साइटेशन कितने, डॉक्यूमेंट है, मतलब उनका पूरा का पूरा डाटा आप यहाँ चेक कर सकते हो इस जर्नल से रिलेटेड, ठीक है। इवन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे कि ये इसका कौन सा ऑथेंटिक वेबसाइट है या कहाँ पे है ये, ठीक है। तो इस पे आपने देखा और इसके मतलब जैसे आपने क्लिक करा, इसके टेलर एंड फ्रांसिस इसका पब्लिशर है जो कि बेस्ट पब्लिशर माना जाता है, ठीक है। स्प्रिंजर, टेलर एंड फ्रांसिस, ये सारे, ठीक है। तो स्प्रिंजर का ये आपको यहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है, साइट स्कोर ये सब। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये आईसीसी नंबर है, ये है, बस इसको यहाँ से आपने जो वेबसाइट खोली थी उससे क्रॉस वेरीफाई कर लो। सॉरी, ये मेरा एआई रिपोर्ट खुल गया। जब आप अबाउट दिस जर्नल में जाओगे, आईसीसी नंबर चेक वगैरह कर लोगे तो आपको दिख जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है। सो ये अब बात करते हैं कि आर्टिकल लिखना कैसे है। तो आपको टॉपिक पता चल गया, जनरल पता चल गया। अब इसी में आपको हर जनरल में, ठीक है, टेलर एंड फ्रांसिस का कोई भी जनरल हो, पब्लिशर टेलर एंड फ्रांसिस हो, या कोई भी एक्सवाइजी कोई भी जनरल आकर आप ले लेते हो स्कोपस वाला और उसको खोलते हो, उसकी वेबसाइट पे खुद
खुद प्रोसीजर लिखा होता है कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं, ठीक है? किसी को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है और हर जर्नल का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 80% जो है फॉर्मेट सेम रहता है। कुछ-कुछ बस अपना रेफरेंसेस चेंज करते हैं, कुछ को शिकागो अच्छा लगता है, किसी को हार्वर्ड अच्छा लगता है, किसी को एपीए, एमएलए अच्छा लगता है जर्नल्स में। मतलब अच्छा लगता है इन द सेंस कि वो जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट एन आर्टिकल पे जाके इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स खोल लिए थे, ठीक है? आपको वहीं पे मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल में बस 2-3 सेटिंग्स वहाँ पे उस जनरल की देखना, आपको सामने-सामने टैब में कहीं न कहीं मिल जाएगा इंस्ट्रक्शंस। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस जैसे खोले हुए हैं, इन्होंने जर्नल के बारे में बताया हुआ है कि हमने कितने ओपन एक्सेस जर्नल हैं, ये है। कोई क्वेरी के लिए आप ये वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस पे सबमिट कर सकते हैं अपना प्रपोजल वगैरह, जो भी आर्टिकल है। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपको देनी है, ठीक है? एआई का यूज़ जो एआई जो है आपको डिस्क्लोज़ करना है, तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आप यहीं से कॉपी कर सकते हो और अपने आर्टिकल में डाल सकते हो। मैं अभी बताऊँगी भी। तो आपको पता है क्या करना है सबसे पहले? आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन वाइज़ चीज़ें करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 सेकंड। तो ये जैसे मैंने स्क्रॉल किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई थी, साइटेशन कैसे लिखना है ये सब। तो जैसे मैं स्क्रॉल करूँगी तो सबमिटिंग योर पेपर पे जाना है बस, कुछ नहीं करना। सबमिशन पोर्टल भी यहाँ दिया हुआ है। पहले आप जब आर्टिकल वगैरह लिख लोगे ना, थर्ड स्टेप आपको यहीं पे ही मिल जाएगा सबमिशन पोर्टल। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर जनरल सब कुछ दे रखा होता है। बस ये लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं कि मैम पब्लिकेशन कैसे कराएँ, नहीं आती करनी। सब कुछ वहाँ उस जनरल में लिखा हुआ है, बस आपको जनरल ढूँढने की देरी है और कुछ नहीं, ठीक है? अब सबमिशन पोर्टल पे जाएँगे, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी वो सारी चीज़ें। पहले प्रिपेयरिंग योर पेपर, ठीक है? अब इसमें क्या लिखा है कि आपके एंड नोट्स और रेफरेंस लिस्ट डबल स्पेस्ड होनी चाहिए और आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 5000 से 9000 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा आर्टिकल जो है एक्सेप्ट नहीं होंगे और जो है एडिटिंग के लिए हम आर्टिकल रिटर्न भी कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज क्या होना चाहिए आर्टिकल का? देखो कुछ लिखने बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है, एक टाइटल लिखा होना चाहिए फर्स्ट पेज में, 2 इंचेस आपको वहाँ से गैप लेना है टॉप से पेज के। तो आप सीधा वर्ड फाइल खोलो, वर्ड फाइल मैंने जैसे 2-3 खोली हुई है, मैंने आपको दिखा देती हूँ। देखो, मैं ऐसे लिखती हूँ, सबसे पहले जब मुझे स्कोपस का कोई भी आर्टिकल लिखना होता है, मैंने 2-3 अभी मतलब 1 तो दे दिया और 1-2 मैं लिख रही हूँ, 2 और लिख रही हूँ, ठीक है? सो जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिखती हूँ, स्कोपस आर्टिकल जो रेड से लिखा है, वो बिल्कुल लास्ट में जब पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा, मैं हटा दूँगी। बस मुझे याद रहना चाहिए कि ये 5000 से 9000 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है और ये अभी 17 वर्ड्स हैं जैसे इसमें, तो ये तो वर्ड खुद ही बता देता है ना। देन आपको अपना क्या करना है, 1 सेकंड। टाइटल बोला ना तो हम सब और टाइटल सेंटर में लिखते हैं तो टाइटल लिख दिया। फिर इन्होंने आगे बोला हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने यहाँ लिख लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है 200 वर्ड्स का होगा, ठीक है? एंड उसके नीचे आपके कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स 5 होंगे, देखो 5 कीवर्ड्स, ठीक है? ये सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि टेबल एंड फिगर्स कैसे लिखना है सेपरेट फाइल में, तो एक बार आप पढ़ जाओ सारे और जो लिखा है वो आप उसमें मेंशन कर दो। आप इमेज को अटैच करोगे तो वो कैसे करोगे वो भी इसका बताया हुआ है। साइटेशन एंड रेफरेंसेस का यहाँ पे शिकागो स्टाइल यूज करना है हमें, जब हम लास्ट में रेफरेंसेस डालेंगे और जब इंटेक्स साइटेशन करेंगे। मैं आपको अपना लास्ट में जनरल भी मतलब आर्टिकल भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे किया, पूरा मतलब प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आप हेयर पे क्लिक करते हो क्लिकेबल है। देखो इन्होंने खुद ही अपना पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है कि अगर आप रेफरेंसेस करो तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि रेफरेंसेस कैसे करने हैं, ठीक है? या इवन रेफरेंसेस के लिए बेस्ट है कि जैसे ये वाला जो पूरा का पूरा पीडीएफ है इन्होंने दिया हुआ है, डाउनलोड करो, चैट जीपीटी पे डालो और जब पूरा आर्टिकल लिख लोगे तो बोलना कि चैट जीपीटी को कि इस पीडीएफ का यूज करके मेरे रेफरेंसेस को ठीक कर दे, ठीक है? स्टार्टिंग में आप रेफरेंसेस कैसे भी कर लेना जैसे आप नॉर्मल एपीए एमएलए में करते हो और बाद में चैट जीपीटी से उसको शिकागो में कन्वर्ट करवा लेना। लेकिन शिकागो के भी बहुत सारे एडिशंस होते हैं, 7th एडिशन, 6th एडिशन। तो इसने कौन सा एडिशन मांगा है? ये वाला एडिशन मांगा है। तो आपको ये वाला पीडीएफ अपलोड करना है उस पे चैट जीपीटी पे एंड उसको बोल देना कि बस ये कर देगा, ठीक है? और इंटेक्स साइटेशन देख लो कैसे करना है कि जैसे स्मिथ है 2010। अब हम क्या करते हैं यूजुअली एपीए और एमएलए स्टाइल में, जब हम सरनेम लिखते हैं उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं। लेकिन शिकागो ऑथर डेट स्टाइल में हम सिर्फ ये मतलब सरनेम लिखा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा एंड यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाते, ठीक है? पेज नंबर लिखना होता है तो वैसे हम एपीए ये लिखते हैं, जब पीपी लिखते हैं PP.5460 लिखते हैं, ठीक है? पेज नंबर का वो शॉर्ट होता है। लेकिन शिकागो में हम पेज नंबर में पीपी नहीं लिखते, 5460 डायरेक्ट लिखते हैं, वो मतलब ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ही फर्क है और आप यहाँ इसको पढ़ भी सकते हो थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा लगा के पढ़ लोगे तो और अच्छा है कि आपको आइडिया रहेगा इंटेक्स साइटेशन करते टाइम कि कैसे, अगर ऑथर है विद सेम सरनेम है तो आपको कैसे साइटेशन करनी है। कोई ऑथर ही नहीं है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का, आपने वेबसाइट से कुछ उठाया है तो कैसे साइटेशन करनी है, एक से ज़्यादा ऑथर है तो साइटेशन कैसे करना है, रेफरेंसेस कैसे लिखने हैं, ठीक है? तो सब कुछ इन्होंने इसमें बताया हुआ है। अब आगे चलते हैं और इसके बाद
मैं आर्टिकल मैंने आपको दिखाया, इसमें देखो ये भी बता रखा है कि आप सब हेडिंग्स कितनी यूज़ कर सकते हो। लेवल ए की सब हेडिंग्स, लेवल बी सब सब हेडिंग, मतलब हेडिंग लिखा, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग की भी सब सब हेडिंग। तो लेवल सी तक तो जाना ही नहीं चाहिए, लेवल सी हमें अवॉइड करना है। इन्होंने खुद भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो। सब हेडिंग की एक ही सब हेडिंग हो तो बेस्ट रहता है, सब हेडिंग की एक छोटी सब हेडिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। सब हेडिंग की मतलब क्या, आपका मेन तो टाइटल होता है। तो मैंने क्या करा, जितना भी वहाँ पे लिखा हुआ था मैंने लिख दिया। एब्स्ट्रैक्ट 200 वर्ड्स का चाहिए, कीवर्ड्स मुझे 5 चाहिए, इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर सबसे पहले मुझे ये मैंने आर्टिकल कैसे लिखते हैं, पब्लिशिंग कैसे, आर्टिकल लिखना कैसे है, वो मैंने उस वाली वीडियो में भी सेम चीज़ें बताई थी, ठीक है। और 3 से 4 सब हेडिंग लिखना, स्कोपस आर्टिकल के लिए 3 से 4 सब हेडिंग इनफ होती हैं। मतलब ये जो भी आपका टाइटल होगा, तो टाइटल जो भी आपने लिया उससे रिलेटेड, जैसे आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लिया, तो 3 सब हेडिंग हम लिख सकते हैं कि सोशल डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, आप इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड आपका सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, 3 डायमेंशन हो गए। तीनों डायमेंशन की आपने हेडिंग डाली, उसके अंदर आपने चीजें समझा दी। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले वर्ड फाइल पे जाके सारे हेडिंग लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो 3-4 सब हेडिंग लिखी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता होता है कि ये मेरा टाइटल है, इससे रिलेटेड मैं ये डायमेंशन लिखूंगी, या मैं ये सब हेडिंग लिखूंगी, तो मैं ऑलरेडी वो सब हेडिंग यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे तो मैंने अभी ये लिखा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे और सब हेडिंग की जगह कुछ लिख दूँ, सब हेडिंग 1 पॉलिटिकल, ऐसे करके, फिर सेम हेडिंग डालूंगी, यहाँ पे सोशल लिख दूंगी, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक लिख दूंगी, एंड देन अपना आर्टिकल शुरू कर दूंगी लिखना। तो मेरा एक ढांचा प्रिपेयर हो गया, फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। अब मुझे इजी रहेगा आगे का काम करना। तो अब इस सब हेडिंग्स के अंदर अंदर मुझे सबका अपना क्या क्या बोल्ड हटा के ये सब लिखना है। जैसे अभी तो मैंने हेडिंग बोल्ड की हुई है, और ये सारे ना फॉन्ट साइज 14 है, ठीक है। 14 जो टॉप, जो आपका हेडिंग का साइज होता है वो टाइम्स न्यू रोमन 14 होता है, याद रखना। इसमें ना स्क्रीन पूरी नहीं आ रही होगी, पर ये टाइम्स न्यू रोमन 14 लिखना हमेशा हेडिंग का साइज, ठीक है। कभी कभी ज़्यादातर, क्योंकि ये यूनिवर्सल एकेडमिक फॉन्ट है और फॉन्ट साइज है, ठीक है। लेकिन अगर किसी जनरल में स्पेसिफिकली मेंशन है फॉन्ट साइज या कुछ, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज ये सबको यही फॉलो करना है। 12 साइज जो होता है वो आपका इसके अंडर का जो वो होगा टाइम्स न्यू रोमन होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो आप लिखोगे सारी चीज़ें, वो आपका 12 साइज होगा, और वो उससे छोटा होगा। और बोल्ड नहीं करना, ऑब्वियसली हेडिंग बोल्ड करते हैं, और इसका साइज मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा साइज हो गया, या मेरा एब्स्ट्रैक्ट। फिर कीवर्ड्स में ऐसे लिखना स्टार्ट कर दूंगी इसको, और फिर कंक्लूजन आता है लास्ट में, 3-4 सब हेडिंग दोगे, उसको समझाओगे, कंक्लूजन छोटा सा लिखना है, और रेफरेंसेस शिकागो में। अब जब पूरा आर्टिकल रेडी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, इस शिकागो वर्ड को हटा दूंगी। ये जो मैंने 5 लिखा है, ये 5 वर्ड हटा दूंगी। 200 जो मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, ये मेरी अभी नॉलेज के लिए है कि मुझे याद रहे कि कितना क्या लिखना था, बार बार मुझे वेबसाइट पे ना जाना पड़े। तो मैंने सब कुछ यहीं लिख दिया, और फिर लास्ट में जब मेरा आर्टिकल कंप्लीट होगा, तो ये ब्रैकेट के जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं हटा दूंगी, ठीक है। और ये जो रेड से मैंने लिखा मैक्स 5 के 9 वर्ड्स। अब आ जाते हैं दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स साइटेशन के लिए मैंने एक अपना स्कोपस पब्लिकेशन ही खोला हुआ है, ये वाला है शायद, नहीं ये वाला, ठीक है। मैंने कामाख्या पे लिखा था, और नियो वैष्णव शक्तिज्म पे फिलोसफिकल थोड़ा रिसर्च किया था, तो उसका है ये आर्टिकल। सो अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें ना, अगर आप हिंदी में कोई वर्ड लिख रहे हो ना, तो आपको उसका ट्रांसलिटरेशन करना होता है। देखो ये दिख रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो जैसे मैंने कामाख्या में, देखो ऊपर डंडी दिख रही होगी, तो ये हिंदी वर्ड्स लिखने का वो होता है। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो जिसमें कोई हिंदी वर्ड यूज हो रहा है, तो उसका ट्रांसलिटरेशन जरूर से गूगल पे चेक करना, कि अगर मैं कामाख्या में, ये ऊपर वाली डंडी कैसे आएगी, आप नहीं लिख पाओगे, आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, गूगल पे जाना, लिखना कामाख्या ट्रांसलिटरेशन, ठीक है। तो वो उसका ट्रांसलिटरेशन दे देगा। या वेदास को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, तो VEDA नहीं लिखते, डी ए के ऊपर एक लाइन भी आ जाती है, तो उसका वेदा का ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन की मैं स्पेलिंग बता देती हूँ आपको, ताकि अगर आपको कोई ऐसा हिंदी में वर्ड यूज करना है और इंग्लिश आर्टिकल है, तो आप ये लिखोगे, ये लिखा, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं, और ये हमें करना होता है, जो मैंने बहुत सारी जगह पे किया है। अब आते हैं इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स साइटेशन देखो, जैसे मैंने मॉडले पिंटो का जो वर्क था उससे लिया था, तो इंटेक्स साइटेशन मैंने ऐसे किया, शिकागो स्टाइल में किया, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो मैंने क्या लिखा, मॉडले पिंटो उनका पूरा सरनेम है, ठीक है। ये मत सोचना कि मॉडले उनका फर्स्ट नेम है, ये पूरा उनका सरनेम है, मॉडले पिंटो, फर्स्ट नाम उनका मॉरिस है। तो मैंने सरनेम इतना बड़ा है, और 1964 लिखा मैंने, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने शिकागो स्टाइल मांगा था, ठीक है। और वैसे ही एक ये चीज होती है। दूसरा इंटेक्स साइटेशन करने का तरीका होता है पेज नंबर वाला। पेज नंबर वाला हम कभी कभी ही यूज करते हैं, मतलब योर स्कोपस आर्टिकल शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ,
मतलब इंडेक्स साइटेशन विदाउट पेज नंबर ऑल्सो एंड दिस, जहाँ पे ज़रूरत लगे कि पेज नंबर डालना है तो वहाँ डालो, नहीं डालना तो मतलब सिर्फ ये आर्टिकल और उसको साइड कर दो। अब मैं पेज नंबर भी कहीं डाला है, जैसे ये देखो मैंने पहले ही बोल्ड करके रखा है, जैसे एग्रारी 1984, 107, तो मैंने 107 पेज नंबर जो था इस आर्टिकल का, ठीक है, या इस वॉल्यूम का, बुक का, उससे मैंने ये वाला जो कंटेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिया है, तो मैंने ये 107 लिख दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम लाइन आपको उस आर्टिकल में मिल जाएगी। अगर आप एग्जैक्ट सेम लाइन यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर पेज नंबर से, तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट नहीं यूज़ कर रहे, हाँ, सिर्फ लेकिन आइडिया तो आपने वहाँ से लिया, और 107 पेज नंबर पे ऐसा कुछ आइडिया लिखा हुआ था और वहाँ से आपने इसको ग्रैब किया कि मैटेरियलिटी फंक्शन करती है, लोकस होता है, डिवाइन प्रेजेंस और ये सब। तो मैंने वहाँ से लिया था और मैंने उसको कोट करने के लिए उसका एग्जैक्ट पेज नंबर भी लिख दिया कि ये जो मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि लोकस है डिवाइन प्रेजेंस का, ये मैं क्लेम 107 पेज नंबर इस आर्टिकल के यहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, और आर्टिकल आपको गूगल स्कॉलर से मिल जाएंगे जब आप मेरा उस पर जाओगे। जैसे मैंने बहुत सारी जगह पे नहीं किया, बहुत सारी जगह पे किया, जैसे देखो सांख्य कैसे लिखते हैं, सांख्य ऐसा लिखते हैं ट्रांसलिटरेशन में, प्रकृति को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें डॉट है छोटा सा नीचे, वैष्णव ट्रेडिशन ऐसे लिखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्कोपस जो है बहुत डिटेल में देखता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखो और डायरेक्टली अपने नॉर्मल चैट वाली लैंग्वेज में लिख दोगे, जैसे हम उसमें यूजुअली लिखते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो उसको रिजेक्ट करेगा और दोबारा आपको बोलेगा कि ठीक करके भेजो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स साइटेशन किया, यहाँ पे मैंने पेज नंबर नहीं दिया, 2 इंडेक्स साइटेशन है, क्योंकि ये जो पहली 2 जो लाइन्स है, ये जो पूरा आइडिया है ये फ्लड ने भी बोला है, फ्लड पर्सन का नाम है केविन फ्लड, और गिलिस डिलूजिया ने भी बोला है। ठीक है, तो ये डिलूजिया का मैंने यहाँ पे शायद गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, ये मेरा ड्राफ्ट है, ओरिजिनल मैंने नहीं लिखा, तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, डिलूजिया और ये इन दोनों आर्टिकल से मिलके मैंने ये 2 लाइन्स ली हैं और दोनों ने ही ये क्लेम किया है। तो ये मैंने 2 इंडेक्स साइटेशन भी आपको दिखा दी कि 2 इंडेक्स साइटेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा जो मेजर चीज़ होती है, वो होती है आपका जो स्कोपस में चाहिए रहता है और आपका आर्टिकल अच्छा बनता है, वो होता है फुटनोट। ठीक है, तो आपको अब मैं ये तो सिखाऊंगी नहीं कि वर्ड वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। वर्ड फाइल एमएस वर्ड यूज़ करने का तरीका मैंने रिसर्च पब्लिकेशन वाले में बताया भी था। तो फुटनोट, जैसे कि यहाँ पे आपने ये कोई चीज़ है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ समझानी है, तो आप फुटनोट में एक्स्ट्रा ऊपर 1 डाल के, जो आप फुटनोट पे जाओगे, जैसे रेफरेंसेस सेक्शन में जाते हो, इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ पे देखो 1 आ गया ना ऑटोमेटिकली 1, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, इंसर्ट फुटनोट किया, एंड यहाँ पे ही आपको ऑटोमेटिकली जो लाइन है और ये भी। अब मेरे को इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो मैं यहाँ फुटनोट में लिख दूंगी कि लेकिन फुटनोट में सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि अगर जिससे आपका फ्लो भी ना टूटे आर्टिकल का, और जो आप एक्स्ट्रा चीज बताना चाहते थे वो भी आपने बता दिया। अब जैसे किसी को नहीं पता कामाख्या क्या है, तो कामाख्या एक गॉडेस है जो 51 शक्तिपीठ में से निकली थी, ऐसे ऐसे करके आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी। अब वो आप यहाँ समझाने लग जाते तो आर्टिकल का फ्लो टूट जाता, क्योंकि हम तो अभी रिचुअल की बात कर रहे हैं, बॉडीली इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, तो वैसा। तो दूसरी चीज इंडेक्स साइटेशन, पेज नंबर वाला इंडेक्स साइटेशन। तीसरी चीज होती है फुटनोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्कोपस के आर्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको आपको जरूरी से अपने मतलब फुटनोट ज्यादा नहीं, 3-4 फुटनोट्स होने ही चाहिए, अच्छा लगता है जिसमें आपने फुटनोट्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्कोपस का आर्टिकल कैसे लिखना है। तो आर्टिकल लिखना कैसे है, उसका फॉर्मेट वो जनरल में ही दे रखा होगा। स्कोपस इंडेक्स्ड है कि नहीं वो वेरीफाई कैसे करना है वेबसाइट पे जाके। प्रोसेस क्या होगा पब्लिकेशन का, वो भी यहाँ लिखा होता है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना सबमिशन पोर्टल, तो यहाँ पे जाओ सबमिशन पे, इवन इन्होंने अब मेल भी दिया होता है, कभी कभी आपको मेल पे भी भेजना होता है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई कि जो आप कभी भी ना, जब भी आप स्कोपस का आर्टिकल लिखते हो, मैंने जितने भी अभी तक स्कोपस के जर्नल्स देखे हैं उनमें मैंने कभी भी ये चीज नहीं देखी कि वो आपका नाम मांगेंगे। यूजुअली जो दूसरे जर्नल्स होंगे स्कोपस को छोड़ के, और वो बोलते हैं कि टाइटल के बाद आप अपना नाम लिखो, कि बाय बाय भी नहीं लिखते हम, एकदम कॉर्नर में ये लेफ्ट हैंड पे जाके विशाली लिखते हैं, जैसे विशाली लिखा मैंने, विशाली भाटिया, और फिर मैं अपना पीएचडी स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये सारा अपना यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, 2-3 लाइन में, और मेल भी डालना होता है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर सब किसी किसी में जरूरी नहीं होता, किसी में होता है। तो ये हो गया। लेकिन स्कोपस वाले जनरल में ये वो एक चीज जरूर से लिखते हैं कि हमें डिस्क्लोजर, मतलब आप अपने जब भी आप अपना आर्टिकल भेजोगे तो अपना नाम, पोस्ट वगैरह कुछ डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो आप बस टाइटल लिखना, और ये इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड रिव्यूड, डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस, जो कि स्कोपस फॉलो करता है। ठीक है, मतलब स्कोपस इज लाइक अ ब्रांड, एंड उस ब्रांड ने अपने रिकॉग्निशन अलग अलग छोटे छोटे जनरल्स को दिया हुआ है, ऐसे मान के चलो। तो इसी को हम ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस बोलते हैं, ताकि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो आपका नाम, आपका पोस्ट देख के। कल को मैंने लिख दिया वैशाली भाटिया हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ हिंदू कॉलेज में, और मैं ये हूँ, और मैं अब मिनिस्टर भी हूँ, एमएलए भी हूँ, तो लोग जो एडिटर होगा उसको पता चल जाएगा, एंड वो
चेक करते टाइम मतलब ऑथेंटिसिटी से चेक नहीं करेगा एंड वो पार्शियलिटी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए स्कोपस हमेशा ये चीज़ बोलता है, ये चीज़ इन्होंने अपने ये जो है इस जनरल ने भी लिखी है। सबमिशन पोर्टल आ गया, ठीक है, आपको मिल जाएगी जब आप उसके पढ़ते हैं ना। तो अब यहाँ पे आपको बस ये है कि आपको लॉगिन करना होता है, कंटिन्यू और सबमिशन कंप्लीट और मैनेज। इसको बस आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट करो। ORCD आईडी है तो कोई है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादातर प्रोफेसर्स के पास ये होती है। ठीक है, तो मैंने ORC आईडी से किया था अपने सुपरवाइजर की, लेकिन अब मैं करूँगी तो अपना ईमेल डालूंगी, फिर अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दूँगी। अगर लॉगिन क्योंकि अब मेरा आईडी बना हुआ है, नहीं बना हुआ का तो रजिस्टर कर, पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना एंड देन ये। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, देन आप ह्यूमन करोगे, सबमिट करोगे, लॉगिन करोगे, अब फिर आपको एक ऑप फॉर्म खुल जाएगा और वहाँ पे आपको अपना आर्टिकल अपलोड कर देना है, या आप इवन अपना आर्टिकल मेल पे भी भेज सकते हो। इनका इंडिया ज़्यादातर अपना जो है मेल देते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे भी दिया हुआ था, मैंने कहीं इनको मेल भी किया था कुछ क्वेरी पूछने के लिए, तो मेल का रिप्लाई भी आ गया था 2 दिन में ही। सो यहाँ पे कहाँ है? अगर आपको कभी जनरल का नहीं मिले ना, तो मतलब ये मेल तो आपको मिल जाएगा। 1 सेकंड। सो यहीं के इंस्ट्रक्शंस पे लिखा था अबाउट दिस जनरल में आपको मेल मिल जाएगा, तो मेल भी कर सकते हो। जैसे अभी इन्होंने देखो ये भी बता रखा है जस्टिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, सब हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जस्टिफिकेशन मतलब सेंटरली अलाइंड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जो टेक्स्ट है आपका, या जस्टिफाइड हो, ठीक है। तो इन्होंने अनजस्टिफाइड मोड बताया कि राइट मार्जिन से आपको इतना इतना रखना है, ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें, इन चीज कितनी है, ये सारी आपको फॉलो करनी है। पंचुएशन तक का बताया हुआ है कि आपका डबल स्पेस नहीं होना चाहिए आफ्टर अ फुल पॉइंट, आफ्टर अ कॉमा कॉलन या सेमी कॉलन के बाद आपको एंड से पहले कॉमा लगाना है। जैसे आप बहुत सारी चीजें लिख रहे हो तो एंड से पहले कॉमा लगता है, ये नया आपका मतलब ये हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ग्रामरली भी यूज करते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं इसको। फुल पॉइंट्स कैसे लगना है, डैट इज अगर आप लिख रहे हो तो फुल स्टॉप के बाद आप कॉमा लगाओगे, नहीं तो फुल स्टॉप का मतलब ये भी होता है जैसे एक्सेट्रा लिख रहे हो तो ETC वाला डॉट लगाओगे। तो ये एब्रीवेशन में पॉइंट्स कैसे यूज करने हैं, सब कुछ इन्होंने बताया बहुत डिटेल में। यही जनरली स्कोपस के सारे जनरल इतनी डिटेल में आपको सारी चीजें बताते हैं। एक और चीज यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोजर करने बोला था, पब्लिकेशन चार्जेस देखो इनकी नहीं है बिल्कुल भी, नो सबमिशन फीस, नो पब्लिकेशन फीस, ठीक है। अगर आपसे कोई इस पर्टिकुलर जनरल के लिए फीस मांग रहा है पब्लिकेशन की तो मत देना, ठीक है। यूजुअली कुछ जनरल चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रिंट आउट के लिए ये चार्ज करते हैं, जैसे 300 यूरो $, अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए अपने पास ऑर्डर करनी है तो उसके लिए लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते। और डिस्क्लोजर में ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्लोजर बताया था ना, एक पीछे कहाँ गया, वो भी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि आप ये भी आप यहीं से कॉपी करके वहाँ पे डाल लेना, ताकि जब आप अपना फुल आर्टिकल लिख लो तो आप ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भूल ना जाओ। ये वाला डिस्क्लोजर ऑफ जनरेटिव AI यूज एंड डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, तो इस ये दोनों इन्होंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे गाइडेंस भी दी हुई है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो आपको बस ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करके आपको अपने वर्ड फाइल में यहाँ पे लिख लेना पहले, ताकि आप पूरा जब आपका आर्टिकल खत्म हो तो रेफरेंसेस के नीचे बेसिकली, ठीक है, रेफरेंसेस के नीचे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आ जाएगी, एंड सेम AI वाली जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो भी कॉपी कर लेना, एंड देन आपका आर्टिकल कंप्लीट, मतलब जो पूरा फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस अब इसको आपको फिल करना है हेडिंग्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लास्ट में ये भूल जाते हैं। एक और चीज़, मैंने आपको बोला था कि आप जो है अपना नाम, पोस्ट रिवील नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा, मेल भेजोगे या कुछ तो करोगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो वो क्या होता है, ये जो आपको जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल आपको अलग से भेजना होता है मेल पे, या जैसे भी सबमिट करने का उनका प्रोसेस होता है। कुछ जो मैंने सोफिया वाला किया था वो मेल के थ्रू किया था, ठीक है, तो उनका मेल का ऑप्शन था, मेल पे ही उन्होंने चेक किया। लेकिन कुछ आर्टिकल्स, अच्छा इसमें जो सबमिशन का पोर्टल है वो ORC आईडी और लॉग इन वाला जो मैंने अभी दिखाया, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं, तो आपको ये कैसे करना होता है, आपको ना एक अलग से अपना CV या बायोडाटा अलग से एक वो अलग वर्ड फाइल पे भेजना होता है। देन वो वर्ड फाइल अलग आपको भेजनी होती है, दोनों वर्ड फाइल एक साथ ही भेजनी होती है। जब आप उसको लॉगिन करोगे ना, अभी मैं लॉगिन करके नहीं दिखा रही, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो आप उसको लॉगिन करोगे, आपको देखो फॉर्म फिल करना आता है ना, जो जो पूछा होगा वो बता देना। 2 ऑप्शन आएंगे अपलोड करने के, एक आर्टिकल अपलोड करने का आएगा जिसमें आपका नाम वगैरह रिवील नहीं हो रखा, टाइटल है और बस आपका वो पूरा आर्टिकल है। एक ऑप्शन आएगा आपका ऐसा, आपका CV या रिज्यूम में भी नहीं, क्योंकि आप जॉब थोड़ी अप्लाई करो, आपका बायोडाटा जिसपे आपका नाम, आपकी कोई पब्लिकेशन पहले रह चुकी है वो, आपका क्या मतलब पोस्ट है, आप PhD स्कॉलर हो, ऑथर है, वो सब, ठीक है। छोटा सा एक कुछ वर्ड्स का होता है, वो 100 से 200 वर्ड्स का आपका बायोडाटा होता है बेसिकली, एंड वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो जब आप, और आपका मेल, मोबाइल नंबर सब उसी में होगा, ठीक है। तो जो एडिटर है, एडिटर के पास आपकी कौन सा आर्टिकल जाएगा, ठीक है, वो एडिटर आपका चेक करेगा कि क्या गलती है, आर्टिकल सही लिखा है कि नहीं, AI प्लेजरिज्म सब चेक करेगा।
और दूसरा जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर जर्नल का पब्लिशर है, उसके पास आपका जाएगा डाटा, बायोडाटा, कि जब आपको इन फ्यूचर कांटेक्ट करना हो या आपका आर्टिकल पब्लिश करना हो या सजेशन देने हो, तो वो आपका बायोडाटा देख के सिलेक्ट करेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको शायद नहीं पता होगी, मैंने बता दी। जो-जो मुझे याद आता जा रहा था मैं बताती जा रही हूँ। एक और चीज़ बहुत अच्छा होता है, अभी एक और चीज़ याद आई, कि जब आप किसी जर्नल में पब्लिश कराते हो ना, तो उस जर्नल के अंदर जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, वो देख लो, सबसे बेस्ट होता है। जैसे लेटेस्ट आर्टिकल इस जर्नल का खोल लें यहाँ पर, ठीक है? कोई भी आर्टिकल खोल लो। 1 सेकंड, ये खुल रहा है। अब इसमें जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश है, क्यों ना हम उसी को देख लें, उसी से सीख लें कि जो इस जर्नल ने आर्टिकल पब्लिश किया है, वो लोगों ने कैसे लिखे हैं। तो आपको ये भी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे अब मेरा आर्टिकल जो है ना कश्मीर पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, और तो मैं ऐसा करूँगी, मैं कश्मीर वाला आर्टिकल ही सर्च करूँगी इसी में, कि कश्मीर पे क्या इस पर्टिकुलर जर्नल ने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है। सॉरी, मैंने कश्मीर की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो ये नहीं आ रहा। 1 सेकंड, जल्दी-जल्दी में हो गया, ठीक है? कश्मीर के ऊपर किसी ने कुछ काम किया है क्या? क्या इस जर्नल ने उसमें कश्मीर के वुमेन्स के ऊपर कुछ पब्लिश किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? तो किया हुआ है। देखो कितने सारे आ गए। बस इसी में से आपका जो टॉपिक है वो कश्मीर के अराउंड है फॉर एग्जाम्पल, और आपने वो आर्टिकल भी आपको यहाँ मिल गया, मतलब आप 100% सही जर्नल के पास आए हो अपना आर्टिकल पब्लिश कराने के लिए, क्योंकि इस थीम से रिलेटेड इस जर्नल ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। अब जैसे ये जिसमें ये है, ताला खुला हुआ है, मतलब ये ओपन एक्सेस जनरल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। कुछ-कुछ जनरल ऐसे होंगे जिसमें ताला नहीं लगा हुआ, ठीक है? तो वो ओपन एक्सेस नहीं है, मतलब वो पेड जनरल है, उसको आप खोलोगे तो कोई फीस देनी पड़ेगी, ठीक है? तो कुछ आर्टिकल ओपन एक्सेस रखते हैं और कुछ ये। तो डाउनलोड मैंने इसको खोल लिया, जो मैंने सोचा कि वाला मेरे थीम से थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो मैं पढ़ लेती हूँ कि इन्होंने कैसे पब्लिश किया था। जिसने ऑलरेडी जिसका आर्टिकल, जिस पर्सन का आर्टिकल ऑलरेडी इस जर्नल में पब्लिश हो रखा है, तो क्यों ना मैं उसी से सीख लूँ, ताकि मेरे जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाए। तो देखो इसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? इंट्रोडक्शन पूरा इसमें ऐसे लिखा है इसने, इन-टेक्स्ट साइटेशन किया है कहीं-कहीं, फिर एक शॉर्ट नोट ऑन लोकेशन डाला है, यहाँ पे देखो मैंने इन-टेक्स्ट साइटेशन किया है और यहाँ पे कॉमा डाल के इन्होंने पेज नंबर भी लिखा है, कहीं-कहीं पेज नंबर डाला है, कहीं-कहीं नहीं। तो इनका आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। मिलिटराइज़ेशन उनकी सेकंड थीम थी इसके ऊपर, जब कश्मीर पे उन्होंने काम किया, मिलिटराइज़ेशन की बात की, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने 2 इंटेक्सेशन किया है कि मनचंदा का 2024 से उन्होंने ये पैराग्राफ लिया और ये। तो आपको देखो कितना सारा आइडिया तो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है? कॉलोनियलिटी, मिलिटराइज़ेशन एंड ऑक्यूपेशन इनका सेकंड थीम था। एंड लास्ट में देखते हैं इन्होंने क्या-क्या लिखा, बहुत सारी थीम्स लिखी हैं, सब थीम 3-4 ही लिखी होंगी, देखना अभी। तीसरी ये हो गई, एवरीडे वल्नरेबिलिटीज़ की वुमेन क्या फेस करती है वहाँ पे। 3 की देखो, 3 या 4 बोला ना मैंने को, 3 है, तो हमको 4 से ज़्यादा नहीं जाना, 3 बेस्ट होती हैं। तो इसका 3 में पब्लिश हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। कंक्लूजन लिखा है इन्होंने, कंक्लूजन के बाद लास्ट में इन्होंने नोट्स में रेफरेंसेस वगैरह दे दिया, और यहाँ से आप रेफरेंसेस भी देख सकते हो, ठीक है? कि कैसे दे रखे हैं। नहीं तो चैट जीपीटी से हेल्प लेना, चैट जीपीटी खुद ही रेफरेंस आपको बना के दे देगा। आपको ज़्यादा टाइप वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको बता देना कौन-कौन से आर्टिकल आपने यूज़ किए हैं, उसका लिंक दे देना, वो बना के दे देगा। तो ये आपका देखो पूरा आर्टिकल कैसे हुआ, ये इसका दूसरा मैंने आपको बताया, प्रोसेस बताया। और कुछ बचा है, 1 सेकंड। सो मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं पता, बाकी अगर आपको लगे कि मैम एक चीज़ रह गई या मेरे को ये समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में बता देना मुझे। और आई होप आपको स्कोपस का आर्टिकल कैसे लिखना है वो समझ आ गया होगा, और डिटेल में अगर रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं, नॉर्मल रिसर्च आर्टिकल भी अगर आपको स्कोपस में, तो देखो मैं पहले बता रही हूँ, 1 से 1.5 साल लग जाता है, या भी लग जाता है कभी-कभी पब्लिश होने में, कि जब उनका नेक्स्ट वॉल्यूम पब्लिश होगा तब वो करेंगे। अप्रूव मेरा मान लो हो गया, मेरा अप्रूव 1 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब उनका नेक्स्ट वॉल्यूम आएगा, तो वो नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए उनके पास जितने आर्टिकल्स आएँगे, तो वो सारे एक साथ 2026 वॉल्यूम में अक्टूबर वाली वॉल्यूम पब्लिश करेंगे। हर साल वो अक्टूबर में पब्लिश करते हैं, तो उसमें पब्लिश करेंगे। या कुछ एनुअल जर्नल्स होते हैं, कुछ क्वार्टरली जर्नल्स भी होते हैं, कि वो मतलब साल में 4 बार पब्लिश करते हैं, तो उनके ऊपर होता है वो पब्लिशिंग का पूरा। अप्रूवल हो सकता है कि आपका 6-7 महीने के अंदर अप्रूव आ जाए, या 6 महीने बाद आपको मॉडिफाई करने के लिए बोल दे। मॉडिफाई करने के लिए फिर आपको 1 महीने का टाइम और दे देगा। तो ऐसा करते-करते जो है अच्छे ऑथेंटिक जर्नल होते हैं, अप्रॉक्स मिनिमम 1 साल या 6 महीने तो आपका पब्लिशिंग को लग ही जाता है, ठीक है? और बाकी आप अनएथिकल तरीके से रहोगे तो वो अलग बात है, पर एथिकल तरीके से इतना टाइम जाता ही जाता है, ठीक है? सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ भी आपके पास क्वेरीज हो तो बता देना, बाकी अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो सॉरी। अगर कुछ शॉर्ट्स में या आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी अगर मुझे लगेगा। और नॉर्मल आर्टिकल कैसे लिखना है वो आपका पीएचडी प्रोसेस प्लेलिस्ट है, वो जरूर से देख लेना। उस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। उसमें मैंने वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, बिब्लियोग्राफी कैसे डाल लिखते हैं, इंटेक्स्ट साइटेशन कैसे करते हैं, फुटनोट्स कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ डिटेल में दिखाया है। और वैसे ही रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, कोई करना चाह रहा है तो वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।